डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलती। तो अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्रांश है और ये मेरे साथ घटी एक बहुत ही डरावनी घटना है। हमारा गांव एक बहुत ही पिछड़े हुए इलाके में है और यहाँ पर ज़्यादातर साधन नहीं है। यहाँ पर बस पकड़ने के लिए भी बहुत ही दूर जाना पड़ता है और वहाँ तक जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो दूर घूमकर है और एक है पहाड़ी के पीछे से, लेकिन उस पहाड़ी पर कोई नहीं चढ़ता। कहते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक पहाड़ी है। इस पहाड़ी को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कई कहते हैं कि ये पहाड़ी बहुत ही तीखी है, इसलिए इस पर कोई चढ़ नहीं पाता। तो कोई कहता है यहाँ पर भूत प्रेत का वास है। कोई कहता है कि यहाँ पर दैवीय शक्तियाँ हैं, इसलिए हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, पवित्र जगहों पर नहीं चढ़ते। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर चुड़ैल रहती है और अगर हम रात के वक्त वहां पर चले जाएं तो वो हमें वापस नहीं आने देती। बचपन में भी मैं हमेशा ही अपनी छत पर चढ़कर उस पहाड़ी की तरफ देखता। रात को लगभग 11 से 12 बजे के बीच वहां पर रोशनी नजर आती। हम जब भी छत पर सो रहे होते तो मेरा सवाल माँ से यही होता, आखिर उस पहाड़ी पर वो रोशनी कैसी है? क्या वहां पर कुछ लोग रहते हैं? तो माँ का जवाब यही होता कि वहां पर कोई नहीं रहता। आखिर उस तीखी पहाड़ी के ऊपर कोई क्यों रहेगा? वहां पर तो खाने पीने की चीजें ले जाने में बहुत परेशानी होगी। वहां पर कोई नहीं रहता, ना ही रात के वक्त वहां पर कोई जाता होगा। लेकिन मैं माँ को यही सवाल पूछता कि वो जो रोशनी चमक रही है वो आखिर क्या है? इसका जवाब माँ के पास नहीं होता और माँ हमेशा ही मेरा मुंह चुप करा देती। लेकिन यही सवाल जब भी मैं दादी से पूछता तो वो सहम सी जाती। मेरी दादी यही कहती कि जब तुम्हारे मामा बहुत छोटे हुआ करते थे तब वो उसी पहाड़ी पर चढ़ने गए थे। वो कभी वापस नहीं लौटे। वहां पर कुछ हादसा हो गया और वो वहां पर गिरकर मर गए थे। उसके बाद से ही उस पहाड़ी का नाम हम घर में नहीं लेते। मेरा सवाल हमेशा ही यही होता, आखिर उस पहाड़ी में क्या है? क्या वहां पर कुछ है? क्या वहां पर दैवीय शक्तियां हैं? क्या वहां पर वो चुड़ैल रहती है या वहां पर भूत प्रेत रहते हैं? मैं हमेशा बचपन से यही सवाल मन में बिठाए रखता। मुझे इसका कभी जवाब नहीं मिलता। यही मेरी आदत बन गई थी। रात को छत पर सोते समय मैं 1 घंटे तक इंतजार करता और मुझे वहां से रोशनी नजर आती। मुझे कभी कभी ऐसा लगता वो रोशनी मेरे लिए होती, जैसे मैं उसका इंतजार करता और वो वहां से चमकती। आखिर वहां पर कुछ तो होगा। आखिर वो रोशनी कहां से आती है? ये सवाल बचपन में मुझे कई बार झंझोड़ता रहा, लेकिन इसका जवाब मुझे किसी से नहीं मिलता। इसी तरह से धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। ये बात होगी 10वीं क्लास की। तब हमारे घर में मेरे बुआ का लड़का सचिन आया हुआ था। सचिन और मैं पूरे गांव में बहुत ही मस्ती करते। सचिन शहर से आया हुआ था और उसके पास कई ऐसी चीजें थी जो यहाँ पर हमें गांव में नहीं मिलती। मैं सचिन के साथ रहता और उसे नॉलेज भी बहुत ज्यादा थी। उसके पास कई रहस्यों वाली किताबें होती और मैं उसको पढ़ता। हम दोनों कई बार एक साथ बैठकर रात के वक्त भी उस किताबों को पढ़ते। वो बहुत ही अच्छी किताबें लाता और वो खास तौर पर मेरे साथ बैठकर पढ़ता। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता। शायद यही कारण था मैं भी अंदर से एक डिटेक्टिव बनना चाहता था। वो किताबें थी ही ऐसी, उसमें रहस्य सुलझाने की बातें की जाती थी। वो हमेशा से गर्मियों में यहाँ आता रहा है और हम जब भी रात को छत पर सोते तो उसका सवाल भी मेरे लिए वही होता, आखिर उस पहाड़ी से वो रोशनी कैसी आ रही है? आखिर वो रोशनी कहां से आती है?
मैं उसका जवाब नहीं दे पाता तो वो कहता, आखिर तुम अब तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हो। तो मैं जैसे शर्मिंदा सा हो जाता। वो कहता कि मैं तो कुछ दिनों के लिए आता हूं, तुम तो यहां पर पूरा साल रहते हो, तुम्हें तो ये रहस्य सुलझा लेना चाहिए। तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इस बार जब मैं 10वीं क्लास में था तब सचिन यहां पर आया हुआ था। हम अब काफी बड़े हो गए थे और मैं भी अब काफी ज्यादा मस्ती कर रहा था। ये अब रात का वक्त था। हम दोनों छत पर लेटे हुए थे और फिर से 11 बजे के करीब वहां से एक रोशनी आई। ये रोशनी उसी पहाड़ी से चमक रही थी। सब सो गए थे। मैं और सचिन वहीं पर बैठे उस रोशनी की तरफ देख रहे थे। अब सचिन ने मुझसे वही सवाल पूछा कि क्या तुम इस रहस्य को सुलझा पाए? इतने साल हो गए, तुमने कभी ट्राई नहीं किया? वहां पर जाकर देखते हैं, आखिर वहां पर है क्या? लेकिन मैंने सचिन को कहा कि वहां पर मैं नहीं गया, मुझे कोई जाने ही नहीं देता। तो सचिन ने मेरे कान में फुसफुसाया। उसने कहा कि कल सब यहां से जा रहे हैं, सिर्फ दादी यहां पर होंगी। दादी भी 7 बजे शाम को सो जाती हैं, तब ज्यादा अंधेरा नहीं होता। दोनों चलेंगे, इस रहस्य को सुलझा कर ही आएंगे। उसने कहा था कि देखो मेरे पास कई चीजें हैं, देखो तेज भाला है, ये तेज हथियार है और ये छोटी सी टॉर्च भी है। इसकी रोशनी देखो कितनी तेज है। आज तो हम इस रहस्य को सुलझाने की ही बात करेंगे। कल किसी तरह से हमें इस रहस्य से पर्दा उठाना है, हम गांव के हीरो बन जाएंगे। उसकी ऐसी बातें मेरे मन में भी उत्सुकता जगाती जा रही थी। हम पुरानी बातें याद कर रहे थे, हम पुरानी किताबों की बातें कर रहे थे, किस तरह से इस किताब में इस रहस्य को सुलझाया गया था, उस किताब में उस रहस्य को सुलझाया गया था और हमने अंत में निश्चित किया था कल हम भी एक रहस्य सुलझा लेंगे और उसे किताब में लिख लेंगे। अगले दिन सुबह ही सब शहर की तरफ निकल गए थे। वो कुछ सामान लेने गए थे। वो 2 दिन के लिए वहां गए हुए थे और आज हम सिर्फ दादी के साथ थे। हम जल्दी से जल्दी उस पहाड़ी पर जाना चाहते थे, इसीलिए हम शाम का इंतजार करने लगे। दादी जल्दी ही खाना खाकर सो भी गई और हमने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। हम दादी को ये दिखाना चाहते थे कि हम भी दरवाजा लगाकर जल्दी से सोने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दादी को ये कह दिया था कि हम आज नीचे सोने वाले हैं, हम बहुत सारी किताबें पढ़ने वाले हैं। लेकिन जैसे ही दादी ऊपर जाकर सोए, हम नीचे से निकल गए। हम सब सामान लेकर उस पहाड़ी की तरफ निकल गए थे। हमें जानना था आखिर वो रोशनी कहां से आती है, आखिर वहां पर कुछ है भी या नहीं। सब कहते हैं कि वहां पर कोई नहीं रहता, वहां पर कोई रह ही नहीं सकता। वहां पर जाने का एक छोटा सा रास्ता है, वो भी बहुत ही मुश्किल। वहां से नीचे आना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वो पहाड़ी बहुत ही तीखी है। हम अब धीरे धीरे चलकर उस पहाड़ी के ऊपर जाते जा रहे थे। ये रास्ता काफी लंबा था। हमने नहीं सोचा था कि उस पहाड़ी पर चढ़ना इतना मुश्किल होगा। दूर से वो पहाड़ी काफी छोटी लगती है, लेकिन चढ़ते चढ़ते हमें पता लगा कि ये पहाड़ी सच में बहुत ही बड़ी थी। हमें लगभग 1 घंटा लग गया उस पहाड़ी के ऊपर तक पहुंचने में, लेकिन फिर भी हम चलते चलते वहां पर पहुंच गए थे। वहां पहाड़ी के ऊपर थोड़ा सा सपाट मैदान था। वो रोशनी यहीं से आ रही थी। यहां पर पेड़ भी थोड़े कम थे। हमें ये जानना था ये रोशनी कहां से आती है, आखिर यहां पर वो क्या चीज है जिससे सब डरते हैं या जिसे सब पवित्र समझते हैं। आखिर आज हमें इस रहस्य को सुलझाना था। हम चारों तरफ टॉर्च मारकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहां पर क्या चीज है, लेकिन हमें सामने एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। मैं और सचिन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हम ये सोच रहे थे क्या हमने सच में इस रहस्य को सुलझा लिया है। हर कोई कहता है यहां पर कोई नहीं रहता, लेकिन ये छोटी सी झोंपड़ी कैसी? लगता है यहां पर कोई रहता है और वो रोशनी जिसे हम यहां से आती समझते हैं वो शायद इस झोंपड़ी से आती है। हमें अब उस झोंपड़ी के अंदर देखना होगा। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हम एक दूसरे का जवाब चाहते थे।
क्या हमें उस झोंपड़ी के अंदर जाना चाहिए? सचिन ने कहा, चलो चलते हैं, आज देख कर ही आएंगे। यहाँ पर जो भी रहता होगा उससे थोड़ी बहुत बात करके आएंगे और नीचे चले जाएंगे। हम अब उस झोंपड़ी के पास पहुंचे और हमने उसका दरवाजा खटखटाया। वहां से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। हमने 5 से 10 बार दरवाजा खटखटाया होगा, कोई बाहर नहीं आया। तो सचिन ने कहा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। मुझे लगता है इस झोंपड़ी में कोई नहीं रहता। यहां पर पहले कोई रहता होगा, अब शायद कोई नहीं रहता। हमने अब वो दरवाजा खोला और हम दोनों उस झोंपड़ी के अंदर पहुंच गए। वो पुरानी सी टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी, लेकिन वहां पर सामान नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई ना कोई तो रहता है। लेकिन हम जैसे ही उसके और अंदर पहुंचे तो हम काफी ज्यादा हैरान थे। वहां पर बहुत सारी तस्वीरें टांगी गई थी। उन तस्वीरों को पिन के जरिए लकड़ी के फट्टों पर लगाया गया था। ये बहुत ही अजीब था, जैसे किसी की मार्किंग की गई हो। हम उसके अलग अलग कमरे में जाते जा रहे थे और वहां पर बहुत ही अजीब सी चीजें थी। वहां पर बहुत सारी लकड़ियां रखी थी। हम ये सोच रहे थे इन लकड़ियों से खाना बनाया जाता होगा, लेकिन वहां पर बर्तन बिल्कुल भी नहीं थे। ये थोड़ा सा अजीब था। बिना बर्तन यहां पर कोई रहता कैसे होगा, खाता कैसे होगा? हम जैसे ही पीछे वाले छोटे से कमरे में पहुंचे तो वहां पर बहुत सारी किताबें पड़ी थी। हम उन किताबों को देख रहे थे। वो बहुत ही पुरानी सी किताबें लग रही थी और उसकी जिल्द चमड़े की थी। ये पुरानी किताबें बड़ी अजीब सी थी। सचिन ने जल्दी से एक किताब उठा ली और हमने जैसे ही उसे पढ़ना शुरू किया, ये बहुत ही अजीब सी किताब थी। इसमें इंसानी शरीर बताया गया था। इसमें इंसानी अंग दिखाए गए थे। ये बहुत अलग सी थी। इसमें कई तरह के टूने टोटके बताए गए थे। आग कैसे जलानी है, कैसे शरीर से आत्मा बाहर निकालनी है। हम बहुत ही डर गए थे। हमें लगा कि यहाँ पर जरूर ही कोई ना कोई अजीब सा इंसान रहता है। लेकिन जैसे ही हमने उस किताब को बंद किया, बाहर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वहां किसी ने अंदर से चिटिकनी लगा दी थी। मैं और सचिन एक दूसरे की तरफ डर की नजर से देख रहे थे। हम बहुत डरे हुए थे। हमें लगा कि जो भी यहां पर रहता है वो जरूर ही घर के अंदर आ गया है। अब हमें इस झोंपड़ी से किसी तरह से बाहर निकलना है। लेकिन हम निकलेंगे कैसे? यहां से बाहर निकलने का कोई और दरवाजा नहीं था। हम अब एक तरफ लगे हुए ये देख रहे थे कि आखिर कौन आया है। तब धीरे धीरे चलने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बूढ़ा आदमी चल रहा हो। ये काफी धीरे कदमों की चाल थी। वो हमारी तरफ बढ़ते आ रहे थे। हम डरे हुए एक तरफ खड़े थे और ये इंतजार कर रहे थे कि वो यहां पर कब आएगा। लेकिन वो जैसे ही हमारे कमरे के अंदर पहुंचा तो हमने देखा वो कौन है। वो एक बूढ़ी सी औरत थी और उसकी ठुड्डी बहुत ही लंबी थी। जैसे ही उसने हमारी तरफ चेहरा घुमाया, वो काला चेहरा हम देखकर बहुत ज्यादा डर गए। वो हमारी तरफ घूरे जा रही थी। उसने काले रंग की एक बहुत ही पुरानी सी टोपी पहनी हुई थी। उसने साड़ी डाली हुई थी या क्या डाला हुआ था, हमें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ी हमें घूरे जा रही थी। उसके बाद उसके मुंह से आवाज भी निकली। उसने ये शब्द कहे, आखिर तुम आ ही गए। बहुत इंतजार करवाया, इतने संदेश भेजे, अब जाकर आए हो। मुझे पता था यह जवाब किसके लिए है। ये जरूर ही मेरे लिए है। उसने इसके बाद कुछ शब्द और कहे। उसने कहा, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम्हें हमेशा बुलाती हूं, तुम आते नहीं। आखिर अब तुम आए हो, अपने साथी को भी लाए हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या खाकर जाओगे बताओ?
उसने ये शब्द कहे और हम एक तरफ लगकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उसने ये शब्द कहे और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने कहा, जल्दी बताओ क्या खाओगे? मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम्हें खाने से ही मेरी भूख मिटेगी, जल्दी बताओ। उसके बाद उसकी हंसी एक चुड़ैल जैसी थी। हम दोनों डरे हुए ये सोच रहे थे कि यहां से बाहर कैसे निकलें। हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी सचिन को एक तरफ एक खिड़की नजर आई। सचिन भागता हुआ गया और उसने टॉर्च मारकर उन कांच की खिड़कियों को तोड़ दिया था। वो जल्दी से उससे बाहर निकल रहा था और वो चुड़ैल गुस्से में लाल हो चुकी थी। सचिन बड़ी जल्दी उस खिड़की से बाहर निकल गया था। मैं भागता हुआ उस खिड़की के पास गया और मैं भी बाहर निकलने लगा। मैं पूरा बाहर निकल गया था, लेकिन मेरी टांग अभी पीछे थी और उस चुड़ैल ने उसमें इतनी जान थी कि वो मुझे बाहर आने दे ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल हुई और किसी तरह से मैंने अपनी टांग छुड़ाई, लेकिन मेरा जूता वहीं पर रह गया था। हम इसी तरह से भागते हुए उस पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे और हमें उस चुड़ैल की चीखें सुनाई दे रही थी। वो उसी घर से आ रही थी, लेकिन हम इसी तरह से भागते बिना रुके नीचे उतरते आ रहे थे। ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन नीचे आना काफ़ी आसान लग रहा था। हम तेज़ी से नीचे उतरते आ रहे थे। हम किसी तरह से लगभग आधे घंटे में उस पहाड़ी से नीचे उतरे और हम सीधे अपने गांव में पहुंच गए। हम भागते भागते घर में पहुंच गए थे। हमने दरवाज़ा खोला और हम नीचे चुप करके अपने कमरे के अंदर छिप गए। हमने चिटिकनी बाहर से लगा ली थी। हमारी हिम्मत नहीं हुई दादी को इस बात को बताने की, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले हमें उस पहाड़ी से कई सारी रोशनियां नजर आ रही थी। आज वो एक रोशनी नहीं थी, बल्कि कई सारी रोशनियां थीं। वो काफ़ी तेज थी और हम अपने कानों में उस चुड़ैल की चीखें सुन रहे थे। वो यहाँ तो नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे हमारे दिमाग में छप गई थी और बार बार हमें वही सुनाई दे रही थी। अगली शाम को हमारे घर वाले भी आ चुके थे और हमने डरते डरते उनको सब कुछ बता दिया था। हमें उनके बहुत ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बहुत डरे हुए थे। उनका कहना था कि अब हम दोनों यहाँ पर नहीं रुक सकते। वो चुड़ैल हमारा पीछा करेगी और हमें वहीं पर लेकर जाएगी। यहाँ पर बच्चों को उन चुड़ैलों के बारे में नहीं बताया जाता। कहते हैं इन पहाड़ियों के ऊपर वो रहती हैं और वो हमेशा से बच्चों को वहाँ बुलाती रही हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वो शिकार करती हैं, लेकिन वो गांव में नहीं आती, क्योंकि कई साल पहले यहाँ पर कई चुड़ैलों को जिंदा जला दिया गया था। तब से वो चुड़ैलें उन पहाड़ियों के ऊपर रहती हैं और बच्चों को वहीं पर बुलाती हैं। अब हमें उस गांव से ले जाया गया और मैं 1 साल तक सचिन के साथ ही शहर में रहा। वहाँ पर हम दोनों को कई बार वो चुड़ैल नज़र आती। हमें वो अलग अलग कोनों में नज़र आती। कभी तो वो स्कूल में नज़र आती, तो कभी घर के एक अंधेरे कोने में। हमें ऐसा लगता जैसे वो हमें बुला रही है। हम कभी कभी छत पर जाते और हमें ऐसा लगता कि दूर कहीं से वो रोशनी हमारी तरफ आ रही है, वैसी ही चमकती हुई रोशनी। 1 साल तक वैसा ही रहा और उसके बाद वो चुड़ैल हमें नज़र आनी बंद हो गई। कहते हैं कि चुड़ैल हम पर 1 साल तक जादू करके रखती है। वो हमें अपनी तरफ बुलाती है। उसके पास मेरा जूता था। उसको कोई चीज़ चाहिए जादू करने के लिए। मेरा जूता उसी के पास था। शायद इसीलिए वो हमें नज़र आती थी, लेकिन 1 साल बाद वो हमें नज़र आना बंद हो गई। मैं आज तक भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि हम बच पाए। अगर हम उस खिड़की को नहीं तोड़ पाते तो हमारे साथ क्या होता मैं सोचना नहीं चाहता।